डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना एमडी कैट ई कैट एंट्री टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम तीन तरह के ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन अल्केन, नंबर टू अल्कीन और नंबर थ्री अल्काइन। अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब आपके तीन लेक्चर्स हो गए, एक अल्कीन का, दूसरा अल्कीन का और तीसरा अल्काइन का। अल्कीन से रिलेटेड आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने। सबसे पहला पॉइंट, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का मतलब सबसे बेसिक ग्रुप है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे अल्कीन्स कहते हैं। दूसरी बात, अच्छा इनका काम क्या है? तो इसे हम कमर्शियली यूज करते हैं एज फ्यूल और ऑयल के तौर पे। क्या आपको पता है इसका बेसिक मेंबर कौन है? बेसिक मेंबर यानी अल्केन की फैमिली का सबसे पहला मेंबर, सबसे पहला मेंबर वो भाई मिथेन है, मिथेन। अगर पहला मेंबर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मिथेन के बारे में क्या क्या चीजें याद रखेंगे? मिथेन को मार्श गैस कहते हैं, मार्श गैस। मार्श गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदल में मिलती है, यानी मार्शी प्लेसेस में मिलती है। तो मार्शी प्लेसेस में मिलने की वजह से हम इसे मार्श गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट का मतलब समझते हैं? अहम 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 हिस्सा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सुई गैस। साथ साथ एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि हम इसे यूरिया फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब यूरिया फर्टिलाइजर क्या होता है? एक ऐसा फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करे। किसको? प्लांट्स को। क्यों? ताकि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? यूरिया से। और यूरिया कहाँ से आता है? यूरिया तो मीथेन से आ सकता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि हम इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल। साथ साथ हम इसे कहते हैं इल्यूमिनेटिंग गैस। यानी जब ये गैस जलती है तो ज़ाहिर है रोशनी प्रोड्यूस होती है। और जब रोशनी प्रोड्यूस होगी तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इल्यूमिनेटिंग गैस। क्योंकि इल्यूमिनेशन का मतलब रोशन होना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। अब रीजन क्या है हम इसे पैराफिन्स क्यों कहते हैं? देखें, पैराफिन्स दो वर्ड्स पर कंप्राइज करता है। एक को हम कहते हैं पैरा, और पैरा का मतलब होता है लिटिल, नहीं बहुत कम। और एफिन्स का मतलब अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब ख्वाहिश। इनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, बहुत कम ख्वाहिश है, किसी से मिलना ही नहीं चाहते। इसका मतलब आपको पता है क्या कहना चाहते हैं? लेस रिएक्टिव। इसका मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करते, तकरीबन ये रिएक्शन ही नहीं करते। तो क्योंकि अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी किसी से मिलने की ख्वाहिश ही नहीं होती, तो इसलिए हम अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, इनकी रिएक्टिविटी लेस क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इनके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव देन पाई बॉन्ड। अब आसान अल्फाजों में याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड हम किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं?
पाई बॉन्ड। तो क्योंकि अल्कीन के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो उनमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, अल्कीन में तो पाई बॉन्ड होते ही नहीं है। तो क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। एक बात। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये नॉन पोलर होते हैं। अब हमें कैसे पता ये नॉन पोलर होते हैं? लेकिन नॉन पोलर को चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 से लेके 0.4 तक आता है तो हम इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह लें या कोवेलेंट कंपाउंड कह लें। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेके 1.7 तक आता है तो हम इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से भी ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। बहरहाल अगर हम इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करें, आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है। डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है? डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हम उसे डिफरेंस कहते हैं। तो कार्बन की वैल्यू ज्यादा है 2.5, उसमें से कम वाली वैल्यू यानी हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल दें। तो अगर 2.5 में से 2.1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.4। इसका मतलब अगर हम इसे अपने चार्ट में देखें तो हमारा आंसर 0.4 आ रहा है, यानी जीरो से अगर 0.4 होता है आंसर तो हम उस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, यानी नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। और अगर इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही नहीं है तो भाई ये सामने वाले को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये तो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। अब जब सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो उससे रिएक्शन कैसे करेंगे? इसका मतलब इनके डिफरेंस कम होने की वजह से इन पर चार्जेस नहीं होते प्रॉपर। इन पे प्रॉपर चार्जेस होने की वजह से किसी को रिएक्ट नहीं करते, किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, किसी को इंटरैक्ट नहीं करते। और जब किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करते तो उससे रिएक्शन कैसे करेंगे? और जब रिएक्शन नहीं करते तो हम इसे क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव। तो दो रीजंस आपने याद रखने हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से लेस रिएक्टिव होता है। दूसरा रीजन ये नॉन पोलर है यानी इन पे चार्जेस नहीं होते, और अगर इन पे चार्जेस नहीं है तो जाहिर है ये रिएक्शन ये किसी के साथ अट्रैक्शन शो नहीं कर पाते, और जब अट्रैक्शन शो नहीं कर पाते तो जाहिर है ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक रिलेटिव स्टेबिलिटी और रिलेटिव रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। रिलेटिव रिएक्टिविटी यानी अगर हम अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो आपने कौन सी बात याद रखनी है? आपने बात याद रखनी है कि जो लीनियर अल्कीन्स होते हैं, या आप इसे ऐसे कह दें कि स्ट्रेट अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रांच्ड अल्कीन्स। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पेंटीन की बात करूं तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 5 कार्बन सीधे लगा देते हैं। जब हम 5 कार्बन सीधे लगाएंगे तो ये एक नॉर्मल चीज है, तो हम इसे कहते हैं एन पेंटेन।
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूँ कि एन का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब क्या होता है। तो ये एन पेंटेन है। अगर ये एन पेंटेन है तो इसमें कहीं पे भी कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट। फिर देखिए, बट अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और एक कार्बन में ब्रांच पे लगा दूं, तो अब इसका जो नाम है वो होगा आइसो पेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है। तो देखिए, ये एक ब्रांच लगी हुई है, इसलिए इसका नाम आइसोपेंटेन हो गया। बट अब ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट तो नहीं कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड। और सिमिलरली अगर हम एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करें, कैसे, कि अब मैं दो ब्रांचेस लगा रहा हूँ, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, लिए मैंने अभी भी 5 कार्बन है। बट अब इसका नाम पता है क्या होगा आपको, न्यू, न्यू पेंटेन। न्यू का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे डबल ब्रांचेस हैं भाई। ये देखिए, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी। तो भाई ये मोर ब्रांच है, मोर ब्रांच। अब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी को देखें, यानी इनमें से कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो जो स्ट्रेट है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी एन इज मोर रिएक्टिव देन आइसो, एंड आइसो इज मोर रिएक्टिव देन न्यू। यानी अगर इन तीनों को रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो इनमें से जो सबसे ज्यादा जल्दी अगर रिएक्शन करेगा तो वो एन पेंटेन करेगा, उससे कम न्यू पेंटेन, उससे भी कम एन पेंटेन, उससे कम आइसो पेंटेन, उससे भी कम न्यू पेंटेन। अच्छा, अब आपने एक और बात याद रखनी है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है रिएक्टिविटी की। देखिए, अगर कोई रिएक्शन करना चाहता है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, और अगर कोई रिएक्शन करना नहीं चाहता है इसका मतलब वो स्टेबल है। यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी, एन की, उससे कम किसकी थी, आइसो की, उससे कम किसकी थी, न्यू की। तो स्टेबिलिटी ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा न्यू। स्टेबल का मतलब वो रिएक्शन करना नहीं चाहता। न्यू से कम स्टेबल कौन होगा, आइसो। आइसो से कम स्टेबल कौन होगा, एन। यानी एन तो रिएक्शन करना चाहता है, आइसो कम चाहता है, न्यू बिल्कुल ही कम चाहता है। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब कितनी ख्वाहिश है रिएक्शन की, स्टेबिलिटी का मतलब यार बस मैं अलग रहना चाहता हूँ, मुझे रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो एन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर न्यू की रिएक्टिविटी सबसे कम है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे ओडोरलेस और कलरलेस होते हैं। ओडोरलेस और कलरलेस का मतलब समझते हैं आप, इनका ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्मेल। रही बात अगर हम फिजिकल स्टेट की करें, तो फिजिकल स्टेट इनकी तीनों होती हैं, ये गैसेस भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि C1 से लेके C4 तक, यानी ऐसे एल्केन जिनमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये 4 कार्बन होते हैं, वो गैसेस स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं। अब एक कार्बन किस में होगा, मिथेन में। दो किस में होंगे, इथेन में। तीन किस में होंगे, प्रोपेन में। चार किस में होंगे, ब्यूटेन में। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस होते हैं। इसी तरह से C5 से लेके C17 तक
जितने भी एल्कीन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड्स। जैसे कि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डिकेन, अनडिकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन और हेप्टाडेकेन। हेप्टाडेकेन का मतलब 17 कार्बन है। और अगर हम 17 से भी ऊपर निकल जाएं, 17 से भी ऊपर, तो अब आपको पता है, अब हम वैक्सी सॉलिड्स पर आ जाएंगे। सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉफ्ट सॉलिड्स। तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है सॉलिबिलिटी का। देखिए, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल बेंजीन, यानी कि C6H6। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, या फिर और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो पानी में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजोल्व हो जाते हैं। अब अगर मैं इनका रिलेशन आपको बताऊं, तो रिलेशन ये है कि solubility in water is inversely proportional to number of carbon। समझते हो? अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो solubility कम। अब अगर पेपर में आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर कि विच अल्केन हैज द हाईएस्ट solubility इन वाटर, यानी कौन सा अल्केन है जो सबसे ज्यादा वाटर में डिजोल्व होता है, तो रिलेशन क्या है, जितने कार्बन कम होंगे उतना ही ज्यादा वो आसानी से डिजोल्व होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और पानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो सबसे कम कार्बन किस में होंगे, जरा पहले मेंबर में। और पहले मेंबर का आंसर क्या होगा, मीथेन। तो इस एमसीक्यू का जवाब होना चाहिए मीथेन। अब वो आपको बीच से चेक करना चाह रहा है, और वो आपसे कहता है कि वॉफ हैज द लोएस्ट solubility इन वाटर। सारे ऑप्शंस दे देगा आज आपको। पेंटीन, हैप्टेन, ऑक्टेन एंड ऑक्टाडेकेन। रिलेशन क्या, इनवर्स। जितने कार्बन ज्यादा उतनी सॉलिबिलिटी कम। और आपने बताना क्या है, लोएस्ट सॉलिबिलिटी। यानी आपने तो यही बताना है कि सॉलिबिलिटी कम किसकी है। तो सॉलिबिलिटी कम किसकी होगी, जिसके कार्बन ज्यादा होंगे। कार्बन को चेक करें जरा। पेंट, पेंट का मतलब क्या होता है, 5। तो पेंटेन में 5 कार्बन होंगे। हैप्टेन 7 कार्बन। ऑक्टेन 8 कार्बन। ऑक्टाडेकेन, ऑक्ट का मतलब होता है 8, डेक का मतलब होता है 10। तो अगर 8 और 10 की बात करें तो ये कितने हो गए, 18, यानी 8 + 10 = 18। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कार्बन किस में होंगे, ऑक्टाडेकेन में। तो ऑक्टेडकीन की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। और अगर इसी एमसीक्यूज में वो आपसे कहता कि हाईएस्ट सॉलिबिलिटी किसकी है, तो फिर आप चेक करते कम कार्बन किसमें, तो फिर आपका जो आंसर है वो पेंटेन होता। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है डेंसिटी, तो याद रखिएगा कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन के। कैसे? क्योंकि एक कार्बन की डेंसिटी कम होगी, 2 कार्बन की जहर ज्यादा होगी, 3 कार्बन की डेंसिटी और ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे
वो चीज डेंस होती रहेगी, यानी कि भारी होती रहेगी। तो अगर वो आपसे कहता है कि भाई सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, मीथेन की। मीथेन से ज्यादा किसकी होगी, इथेन की। इथेन से ज्यादा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर हेप्टेन। इस तरह से करते करते जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। अगला फैक्टर है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, ओ भाई जब अल्कीन बनाते हो तो कितनी हीट निकलती है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ कार्बन के। अब आप खुद सोचें कि अगर आप अल्कीन बना रहे हैं और अल्कीन में आप मिथेन बना रहे हैं, तो मिथेन एक छोटा कंपाउंड है, तो छोटे कंपाउंड को फॉर्म करते वक्त कम हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर हम इथेन की बात करेंगे तो इथेन में दो कार्बन है, यानी इथेन मिथेन के मुकाबले में बड़ा कंपाउंड है। तो बड़े कंपाउंड बनते वक्त जो हीट रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। अगर आप डिकेन बना दो, डिकेन, भाई डिकेन बनाते वक्त तो इतनी हीट रिलीज होगी कि सब तबाह हो जाएगा, सब तबाह। तो जैसे जैसे कार्बन ज्यादा, वैसे वैसे हीट भी ज्यादा ही रिलीज होगी। ठीक है, यानी मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होगी, इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, प्रोपेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन और ज्यादा होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? भाई कम कार्बन को मेल्ट करने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी, यानी एक कार्बन को मेल्ट करने के लिए आपको कम हीट देनी, लेकिन दो कार्बन को मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और 10 कार्बन को मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा घड़ों हीट देनी पड़ेगी, घड़ों हीट देनी पड़ेगी। तो जितने ज्यादा कार्बन उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखें, अब वो आपसे पूछता है कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सो वॉफ हैज द हाईएस्ट बीपी। किसका बीपी ज्यादा है? नंबर वन इज मीथेन, second is propane, third is pentane, and the last is हेप्टेन। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मीथेन का मतलब होगा एक कार्बन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। इसका मतलब इस एमसीक्यूज का जवाब क्या होना चाहिए, हेप्टेन। और अगर वो आपसे कहता है कि लोएस्ट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर आपका आंसर होता मीथेन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक बात आप और याद रख लें, पैडल बोर्ड की बुक में मेंशन है, और यहाँ तक कि पंजाब बोर्ड की बुक में भी, कि एक कार्बन को इंक्रीज करने से, एक कार्बन को इंक्रीज करने से कितना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे और एक कार्बन बढ़ाएंगे तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी ऑन रफ एस्टिमेशन, मिथेन और इथेन में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होगा। इथेन से प्रोपेन में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होगा। प्रोपेन से ब्यूटेन में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होगा। यानी हर एक कार्बन बढ़ने पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। 12। अच्छा, अब आपने क्या याद रखना है, अब आपने याद रखना है कि अगर इन केस ब्रांचेस आ जाएं, जैसे आपने क्या याद रखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ब्रांचेस। यानी जैसे ही ब्रांचेस आएंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब देखें, आपके पास दो रिलेशन हो गए। सबसे पहला रिलेशन है कार्बन ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन, रिलेशन को रिपीट करें। अगर कार्बन की वैल्यू ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। दूसरा रिलेशन क्या है? अगर ब्रांचेस ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम। यानी एक रिलेशन डायरेक्ट है तो दूसरा रिलेशन इनवर्स है। पहले आप इसको फॉलो करेंगे, फिर इसको फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले जो चीज आपने नोट करनी है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम ऑन रफ एस्टिमेशन। वो आपसे कहता है कि वॉफ हैज लोएस्ट एमपी या बीपी, और ऑप्शंस देता है आपको एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। अगर ब्यूट लिखा हुआ है तो ब्यूट का मतलब क्या होता है? ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। इसके अंदर तो चार कार्बन है। एन पेंटेन, पेंट तो लिखा है ना, पांच कार्बन। पेंट तो पांच कार्बन, पेंट तो पांच कार्बन। अब वो आपसे कह रहा है लोएस्ट, लोएस्ट रिलेशन क्या था? जिसमें कार्बन कम होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी हमारे एमसीक्यूज का जो जवाब है वो है एन ब्यूटेन। बट अगर इसी एमसीक्यूज को वो चेंज कर दे और वो आपसे कहे कि वॉफ हैज हाईएस्ट एमपी, वॉफ हैज हाईएस्ट एमपी, तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब देखें, अब यहाँ पे कंपटीशन होगा। इधर भी पांच कार्बन है, इधर भी पांच कार्बन है, इधर भी पांच कार्बन है। रिलेशन क्या था? जिसमें कार्बन ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इन तीनों का ज्यादा होना चाहिए। अब एक और रिलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था। पहले तो आपने कार्बन एटम्स को देखना है, उसके बाद आप किसको देखेंगे? ब्रांचेस को। अगर ब्रांचेस ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका मतलब इसमें कितनी ब्रांचेस हैं भाई? इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें जीरो ब्रांच है। एन 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 का मतलब सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे सर्वकार है। हाँ। आइजो में देखें, आइजो में, आइजो का मतलब होता है एक ब्रांच। तो जैसी ही ब्रांच आएगी तो मेल्टिंग पॉइंट धार से गिर जाएगा। न्यू, न्यू का मतलब दो ब्रांचेस, मेल्टिंग पॉइंट और गिर जाएगा। हाँ। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? जिसमें कार्बन ज्यादा है। अब कार्बन तो तीनों में ज्यादा है, बट क्योंकि न्यू में दो ब्रांचेस हैं इसलिए मेल्टिंग पॉइंट गिरेगा। आइसो में भी ब्रांच है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट गिरेगा। लेकिन एन पेंटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। यानी इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो होना चाहिए एन पेंटेन। हो सकता है वो आपसे ट्रेंड पूछ ले, है ना? अगर वो आपसे ट्रेंड पूछता है तब आप क्या बताएंगे? ट्रेंड का मतलब कि आपने पूरी सीक्वेंस बतानी है कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसका होगा? जिसमें कार्बन कम है। किसमें कार्बन कम है? ब्यूटेन के अंदर। एन ब्यूटेन में चार कार्बन है ना। तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा एन ब्यूटेन का, क्योंकि इसमें कार्बन कम है। अब एन ब्यूटेन से ज्यादा किसका होगा? एन ब्यूटेन से ज्यादा, अब पांच कार्बन, अब पांच कार्बन एन पेंटेन में भी है, आइसो पेंटेन में भी, न्यू पेंटेन में भी है। बट इन तीनों में से सबसे कम किसका होगा? इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो होगा न्यू पेंटेन का। क्यों? क्योंकि न्यू पेंटेन में दो ब्रांचेस हैं। तो अब आ गया न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन से ज्यादा किसका होगा? आइसो पेंटेन का। क्यों? आइसो पेंटेन में दो की जगह सिर्फ एक ब्रांच है।
और आइसोपेंटीन से भी ज्यादा किसका होगा? एन पेंटीन का, क्योंकि एन पेंटीन में कोई ब्रांच नहीं है। तो तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है, हाईएस्ट, लोएस्ट, ट्रेंड। अब एक एमसीक्यूज और करेंगे हम। देखें, वो आपसे कहता है वॉफ हैज हाईएस्ट। वॉफ का मतलब समझते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉफ का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एमपी। ऑप्शन देखिएगा। नंबर वन इज एन पेंटेन। ऑप्शन टू इज टू मिथाइल पेंटेन। ऑप्शन थ्री इज टू कॉमा टू डाई मिथाइल पेंटेन। और ऑप्शन डी इज टू कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब एक बात आपने पहले तो ये याद रखनी है कि जब आप एन आइजो न्यू की बात करते हैं ना, तो एन आइजो न्यू, इसमें जो ब्रांच होती है वो टोटल कार्बन के अंदर शामिल होती है। जैसे अगर पेंटेन लिखा हुआ है तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन ही होंगे बस। आइसो पेंटेन का मतलब बस 5 कार्बन ही होंगे। न्यू पेंटेन का मतलब बस 5 कार्बन ही होंगे। लेकिन अगर आइसो न्यू ये वर्ड नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रांच है वो ब्रांच टोटल कार्बन की क्वांटिटी के अंदर काउंट नहीं हो रही। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखें, यहाँ तो लिखा हुआ है एन पेंटेन, तो पेंट का मतलब होता है 5, इसमें तो 5 कार्बन है। यहाँ लिखा हुआ है टू मिथाइल पेंटेन। अब पेंटेन का तो मतलब हो गया 5 कार्बन, और यहाँ लिखा हुआ है टू मिथाइल। टू मिथाइल का मतलब दो मिथाइल नहीं है। टू मिथाइल का मतलब होता है दूसरे कार्बन पर मिथाइल है। तो मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, तो यानी 1 कार्बन यहाँ भी आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिखे लिखा हुआ है पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। अब टू कॉमन टू डाई मिथाइल है, यानी सेकंड कार्बन पर 2 दफा मिथाइल है। तो एक मिथाइल में 1 कार्बन, दूसरे मिथाइल में भी 1 कार्बन, तो 2 कार्बन और प्लस हो गए। तो 5 और 2 टोटल कितने हो गए? 7। यानी टोटल 7 कार्बन इसमें होंगे। अच्छा, इसी तरह से देखिए, अब लिखा हुआ है टू कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन, दूसरे पर भी, फिर दोबारा दूसरे पर, और तीसरे पर। यानी दूसरे कार्बन पर 2 दफा और तीसरे कार्बन पर 1 दफा मिथाइल, यानी टोटल 3 मिथाइल हो गए। तो 3 कार्बन और ऐड कर दें, तो टोटल आंसर हो गया 8 कार्बन। तो रिलेशन क्या था? जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन निकालते हैं। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यानी इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है टू कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई मिथाइल पेंटीन। और अगर ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटल 8 कार्बन है, और ये 8 कार्बन सबसे ज्यादा हैं। बहरहाल, यहाँ पर हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस लेक्चर के तीसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन में। अच्छा, प्रिपरेशन कई सारे मेथड से हम कर सकते हैं। और सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सेबेटियर सेबेटियर सेंडैम्स रिएक्शन।
ठीक है। बहुत आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। किसकी हाइड्रोजनेशन? अल्काइन की। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अब हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जरा हम अल्काइन को लेते हैं। अल्काइन का फॉर्मूला, जैसे अगर हम इथाइन की बात करें तो ईथ का मतलब क्या होता है? ईथ का मतलब होता है दो कार्बन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी क्योंकि चार होती है, यानी फोर होती है, अभी हमने सिर्फ तीन बॉन्ड्स बनाए, तो एक एक वैलेंसी हमें हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ेगी। यानी जो इथाइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब हमें इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हम इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर दें। तो जब आप इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या रह जाएगा? सिर्फ डबल बॉन्ड। अब एक एक हाइड्रोजन तो इनके साथ पहले से ही था, बट अब आप हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। एक हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ, तो पहले के साथ भी दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और दूसरे के साथ भी दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्योंकि अब ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, और दो ही कार्बन है, तो दो कार्बन की वजह से तो हम इसे ईथ कहेंगे, बट बीच में डबल बॉन्ड आने की वजह से हम इसे क्या कह देंगे? ईन। तो इसका नाम हो गया इथीन। इसी तरह से अगर हम इथीन की भी हाइड्रोजनेशन करें, यानी इसका भी हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराएं, तब क्या होगा? वो जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, और अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बचेगा? सिर्फ सिंगल। अच्छा, दो दो हाइड्रोजन तो इनके साथ पहले से हैं, आप फिर दोबारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, तो एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, यानी पहले के साथ भी तीन हो जाएंगे और दूसरे के साथ भी तीन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी दो कार्बन है, तो दो कार्बन की वजह से हम इसे कहेंगे ईथ, और क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। तो आपने इसको कंक्लूड क्या किया कि जिस तरह का आप अल्काइन लेंगे उसी तरह का इथेन फॉर्म हो जाएगा, जिस तरह का अल्काइन लेंगे उसी तरह का इथेन फॉर्म हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कैटलिस्ट से कुछ बात, कैटलिस्ट से रिलेटेड आपने कुछ बातें याद रखी हैं। इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट होता है निकल। ठीक है, बट इसके अलावा भी हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे निकल की जगह हम जो है वो प्लेटिनम या पैलेडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्लेटिनम और पैलेडियम एक्सपेंसिव है। तो क्योंकि ये एक्सपेंसिव है इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? निकल को। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? इस रिएक्शन को आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो सिबेटियर सेंडेम्स रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है, यानी कि हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशन है, वो क्या है? हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं जब हमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना हो। तो जब भी हमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना होता है तो हम उसमें सेबेटियस हैंडर्म्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस ऐड करवाते हैं। अच्छा, अब जब, क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई हैं, अब जब ये क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज में आएगा तो आपने इसे पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब वो आपसे ये कहता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्री डिकाइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्री डिकाइन। हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्री डिकाइन गिव्स, बस आपने इसका आंसर किस तरह से लिखना है कि देखें, हमें पता है कि डिकाइन के बाद यानी आइन के बाद ईन बनेगा और ईन के बाद एन बनेगा।
तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बनेगा 3 डिकीन, और 3 डिकीन के बाद क्या बन जाएगा, डिकीन। यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है वो है डिकीन। अच्छा, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन हम शो नहीं करते, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमें शो करनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहता है कि 2 पेंटाइन reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and forms डैश। आपको पता है कि पहले क्या बनेगा, 2 पेंटाइन से 2 पेंटीन, यानी ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और फिर पेंटीन से क्या बन जाएगा, पेंटेन। हमारे जो एमसीक्यूज का आंसर है वो क्या है, पेंटेन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इक्वेशन को एज इट इज रहने दीजिएगा और बस आंसर लिख दीजिएगा। अल्कीन को प्रिपेयर करने का हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है वर्ड्स रिएक्शन। अच्छा, वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब अल्काइल हैलाइड हम किसे कहते हैं, देखिए अल्काइल का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन, और चेन ऑफ कार्बन को हम शो करते हैं आर से, जबकि हैलाइड का मतलब होता है एक्स, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो जब भी हम आर एक्स का रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ, तो बनने वाली चीज क्या कहलाती है बनने वाली चीज कहलाती है अल्केन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो हम मिथाइल ले लेते हैं। मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3। एक्स की जगह पे एग्जाम्पल ले लें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो क्लोरीन ले लेते हैं। रिएक्शन करा दें सोडियम मेटल से, यानी Na से। अब क्या होगा, देखें, ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, NaCl। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, CH3। लेकिन आपको पता है CH3 तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस वक्त कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 है। तो कार्बन अब चौथा बॉन्ड कैसे बनाएगा अपना। तो होता ये है कि ये जो CH3Cl है, ये हमें 2 दफा लेना पड़ता है। उससे क्या होता है कि अब CH3 कितने हो गए, 2। तो एक CH3 दूसरे CH3 के साथ जुड़ जाता है, अब ये स्टेबल हो जाता है। अब देखिए ना, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है आगे चेन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, अब इसको मजीद बैलेंस करें कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो क्लोरीन भी 2 है, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्लोरीन के साथ 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाने का मतलब सोडियम भी 2 गए, तो फिर हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। आसान अल्फाजों में आपने याद क्या रखना है कि जब आप सेबेटियस सेंडेम्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो जितने कार्बन आपको क्वेश्चन में दिए होते थे आंसर भी उतने कार्बन का आ जाता था। बट यहाँ पर क्या होगा कि आंसर जो आएगा वो डबल हो जाएगा, वर्ड्स रिएक्शन में जो आंसर आएगा वो डबल हो जाएगा। यानी हमने लिया क्या था, हमने तो मिथाइल लिया था। देखें CH3 तो हम किसे कहते हैं, मिथाइल को। बट यहाँ जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के अंदर 2 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा ईथ करके, यानी इथेन। मान लें वो आपसे क्वेश्चन कहता है, वो आपसे ये कहता है कि ब्यूटाइल आयोडाइड reacts with sodium metal and forms डैश। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज सोडियम से रिएक्शन करती है, मतलब कार्बन की कोई चीज, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। यानी ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल, ब्यूट का मतलब होता है, देखें ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। अब आप 4 को डबल कर दें, यानी आंसर में कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे। और 8 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्टेन।
इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि प्रोपाइल क्लोराइड reacts with sodium metal and forms डैश, तो इक्वेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रॉप, प्रॉप का मतलब होता है तीन। तो अगर तीन कार्बन है तो आप उससे डबल कर दें, तो आंसर में क्या आ जाएगा? 6 कार्बन, और 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? एक्स। तो इसका आंसर होगा हेक्सेन। अब तक हम दो तरह की प्रिपरेशंस को कवर कर चुके हैं। नंबर वन इज सेबेरियर सेंडाम्स रिएक्शन, और नंबर टू इज वर्ड्स रिएक्शन। अच्छा, वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते थे? अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल्स रिएक्शन करते थे। बट अगर हम उसी सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल ले लें, तो फिर वही वर्ड्स रिएक्शन क्या कहलाएगा? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बाकी सब चीजें सेम है, सब चीजें सेम है। तो इसमें भी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल एंड फॉर्म्स डैश। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आप मिथाइल को यूज करें, आपको पता है क्वांटिटी डबल हो जाती है। मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, तो आपको जो आंसर होगा उसमें 2 कार्बन होंगे, यानी आंसर इज इथेन। एंड सिमिलरली अगर वो आपसे कहता है कि पेंटाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल एंड फॉर्म्स, तो आपका आंसर क्या होगा? अब आप इसको डबल कर दें। पेंट, पेंट का मतलब 5, तो 5 को डबल करेंगे तो 10, और 10 को हम क्या कहते हैं? डिकेन। बिल्कुल सेम प्रिपरेशन है, बस सोडियम मेटल की जगह अगर जिंक को यूज करते हैं आप, तो आप उसे कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। द प्यारे बच्चों, हम अल्कीन के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम चौथा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रिपरेशन सोडियम कार्बोक्सिलेट के जरिए तैयार की जाती है। अच्छा, सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक सोडियम और दूसरा कार्बोक्सिलेट। जो कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला होता है वो होता है RCOO। क्या? RCOO। और सोडियम, सोडियम के लिए हम यूज करते हैं Na। अब इस प्रिपरेशन में आपको और कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, इस प्रिपरेशन में हम दो तरह के केमिकल्स इसके साथ यूज करते हैं, जिनमें से एक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। NaOH। अच्छा, बट NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहते हैं, बट प्यार से इसे कॉसिक सोडा भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो मुन्ने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला था CaO। बट CaO को प्यार से क्या कहते हैं? CaO को प्यार से कहते हैं क्विकलाइम। NaOH को प्यार से क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। जबकि CaO को प्यार से क्या कहते हैं? क्विकलाइम। और अगर मैं इन दोनों को कलेक्टिवली पढ़ूं, इसका मतलब द मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विकलाइम स्कॉल्ड सोडा लाइम। सोडा लाइम। तो हम इसमें ये दोनों केमिकल्स यूज करेंगे, बट आपने याद क्या रखना है? अब ये जो NaOH है, ये तो इस्तेमाल होगा एज रिएक्टेंट।
वो भाई रिएक्शन करेगा ये, जबकि दूसरा केमिकल CaO, ये सिर्फ और सिर्फ किसके तौर पे बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के तौर पे। तो अब आपने याद रखना है कि अगर वो आपसे कहता है क्विक, सोडा कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम, इनमें से कोई भी कंडीशन आपको देता है, तो आप समझ जाइएगा कि हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट पर काम करना है। चलें, रिएक्शंस की तरफ आते हैं। अब एक आप जल्दी से ले लें, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO Na। क्या, RCOO Na। अच्छा, अब ये आर क्या है, आर का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन, यानी कि अल्काइल ग्रुप। अब आपकी मर्जी है, चेन एक कार्बन की लें, दो कार्बन की लें, 10 कार्बन की लें, यार आपकी मर्जी है भाई ये। मान लें हम 2 कार्बन की चेन ले लेते हैं, सपोज 2 कार्बन की चेन, ये हमने 2 कार्बन की चेन ले ली। अब आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये जो पहला वाला कार्बन है, ये सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है आगे वाले कार्बन के साथ। तो इसकी कितनी वैलेंसीज फ्री हुई, 3 वैलेंसीज, टोटल 4 बॉन्ड बनाने थे, बना सिर्फ एक रहा था, तो 3 हमने इसके साथ क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन की बात करूं, तो ये एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, यानी एक बॉन्ड ये पीछे वाले कार्बन के साथ बना रहा है, और एक बॉन्ड ये आगे वाले कार्बन के साथ बना रहा है। तो क्योंकि ये 4 में से 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए दो हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन। ठीक है। अब इस केमिकल का क्या नाम होगा, इस केमिकल का नाम होगा सोडियम प्रोपनोएट। क्योंकि प्रॉप का वर्ड हम यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए, और इसमें 3 ही कार्बन है। कैसे 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो सोडियम भी है, तो सोडियम की वजह से सोडियम, और 3 कार्बन की वजह से हमने इसे प्रॉप करके नाम दिया है। अब हम इसका रिएक्शन किससे करेंगे, हम इसका रिएक्शन करेंगे कॉस्टिक सोडा से। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि NaO जो है वो रिएक्टेंट है, जबकि CaO किसके तौर पे बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के तौर पे। तो हम जल्दी से एरो के ऊपर लिख देते हैं CaO। चले, अब रिएक्शन कैसे करेंगे आप, सिंपल है भाई, सिंपल है। आपने क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है, आप इस हाइड्रोजन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल लास्ट में। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल लास्ट में। इसका मतलब कैसे, देखें, आप इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वाली साइड में बिल्कुल लास्ट में एडजस्ट कर दें, यानी जो आपने आर की जगह पे वैल्यू पुट करी थी, आप उसके साथ इसको ऐड कर दें। तो जब आप उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3। ये CH2 था, बट जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3। तो एक कंपाउंड तो ये बन गया। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ईथ। ठीक है। और बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एन। यानी अगर वो आपसे पेपर में पूछता है कि सोडियम प्रोपनोएट आपको कौन सा अल्केन देगा, तो आपका आंसर होगा इथेन। तो आपने याद क्या रखना है, जो भी सोडियम कार्बोक्सिलेट देगा उसमें से एक कार्बन आप कम कर देंगे। यानी अगर आपने रिएक्टेंट में 3 कार्बन इस्तेमाल किए हैं, तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन बनेंगे। ठीक है, एक कार्बन किसी और फॉर्म में रिलीज होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, यहाँ से तो आपने हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ से आपने ये बाकी की चीज ले ली। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा Na। तो क्या बन गया, Na2, Na टू। फिर ये वाला C आपने इस्तेमाल नहीं किया, ये वाला C भी बचा। C, एक O, दूसरा O, और तीसरा O, टोटल कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 3। आपके पास 3 O हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई, हम इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ आप इसे क्या बोलते हैं, सोडा
ऐश। ठीक है, तो बस जितने भी कार्बन की वो आपसे बात करेगा, आप उसमें से एक कार्बन माइनस करके अपना आंसर लिख दें। अब जब हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे तो हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट अपना डेटा पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पेपर में कहता है कि सोडियम इथेनोएट reacts with soda lime and forms डैश। अब देखें, अब इथेनोइड का मतलब क्या है? ईथ का मतलब होता है दो कार्बन। ईथ का मतलब दो कार्बन। तो आपको पता है कि दो कार्बन, जितने भी कार्बन हम लेते हैं उनमें से एक कार्बन कम हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन CO3 की फॉर्म में निकलता है। तो दो कार्बन अगर आपने लिए हैं सोडियम इथेनोइड में, तो जहरे दो से एक रह जाएगा। तो आपका आंसर इस एमसीक्यूज का क्या होगा? मीथेन। क्योंकि एक कार्बन वाली चीज को हम क्या कहते हैं? मीथेन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहता है कि सोडियम पेंटानोएट, सोडियम पेंटानोएट reacts with NaOH in the presence of CaO gives। अब पेंटानोएट के मतलब को समझना पड़ेगा। तो पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब होता है कार्बन पांच है। तो हमें पता है कि हम इस मेथड में एक कार्बन को कम कर देते हैं। तो पांच में से एक को कम कर दें, चार बचे। चार को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ये हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब हम फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसे हम कहते हैं कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, ये जो मेथड है, ये ई कैट वाले बच्चों के लिए और एंट्री टेस्ट वाले बच्चों के लिए नहीं है। यानी ये दोनों फील्ड्स के बच्चे इस प्रिपरेशन को छोड़ दें, ये सिर्फ एमडी कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। बट इसके बाद जो प्रिपरेशन आएगी, प्रिपरेशन नंबर 6 और 7 से रिलेटेड जो डिटेल होगी, वो आप तीनों बोर्ड्स के, यानी तीनों प्रिपरेशन वाले बच्चों ने पढ़नी है। सो कॉल्बी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या फिर मेथड। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आप सिंपल क्या करेंगे कि जो सोडियम कार्बोक्सिलेट था आपके पास, अब आप उसी सोडियम कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन NaOH से नहीं कराएंगे, सोडा लाइम से नहीं कराएंगे, बल्कि किससे कराएंगे? वाटर से। सिंपल सिंपल। जैसे देखें, सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है? RCOO Na। रिएक्शन किससे कराएंगे आप? वाटर से, यानी HOH से। अब क्या होगा कि जो R है, सबसे पहले ये अलग होगा। बट R को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। और उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाएंगे? उसको बैलेंस करने के लिए आप एक R और ही लगाएंगे। यानी दो सोडियम कार्बोक्सिलेट होंगे, जिन दोनों के पहले पहले ग्रुप, यानी कार्बन की चेन्स आपस में मिल जाएंगी। यानी कि R R से मिलेगा। तो अब क्या होगा कि जो भी आपके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आप उसको डबल कर देंगे। याद रखिएगा, आप कार्बन को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो ये दो R आपस में मिलके अल्कीन बनाएंगे प्लस। अब ये देख रहे हैं आप, ये है COO। ये क्या है? COO। अब बताएं, COO को हम क्या कहते हैं? COO को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी बनेंगी? यहाँ पे दो, यानी हमारे पास दो COO हैं। तो दो COO होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। फिर आगे चलें। अब रही बात इस Na की। ठीक है, ये कितने Na हैं आपके पास? दो हैं, क्योंकि यहाँ टू मेंशन हुआ हुआ है। दो Na हैं आपके पास।
तो Na किससे मिलेगा जाके, OH से, तो NaOH से मिलके क्या बनाएगा, NaOH। बट अगर दो सोडियम होंगे तो जरा दो NaOH बनेंगे। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगाएं, क्योंकि OH आपको दो चाहिए ना। अगर आप दो NaOH बना रहे हैं तो आपको OH भी तो दो चाहिए। रही बात, यहाँ पर बस सिर्फ अब दो हाइड्रोजन बचे, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। अलबत्ता इतनी बातें जो हमने की उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है कि जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा वो दो सोडियम कार्बोक्सिलेट लेकर आप उसके आर्स को आपस में जोड़ देंगे बस। तो आपके पास ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इन केस वो आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आप करंट देके किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं। तो वो आपसे कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इथाइल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम इथानोएट। ठीक है, गिव्स। अब आपके पास क्या आंसर आएगा। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखें। अब हमें पता है कि सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO Na। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वाटर से रिएक्शन करा के। अब देखेंगे जरा। अब मुझे बताएं आर की जगह पे मैंने क्या पुट करना है। आर की जगह पे मैंने कोई ऐसे अमाउंट पुट करनी है कार्बन की जो कि इथेनोइड बन जाए। अब इथेनोइड का मतलब क्या होता है, ईथ का मतलब है दो कार्बन। तो अगर आप COO Na में देखें तो एक कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी इस आर की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, एक कार्बन और पुट कर दूं। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये कार्बन इस वक्त एक बॉन्ड बना रहा है वो भी आगे की तरफ। टोटल चार बनाने चाहिए थे तो कितने बचे, तीन। तो यहाँ पे मैंने तीन हाइड्रोजन मेंशन कर दिए। अच्छा, अब हमने क्या देखा था कि आर आर से मिल जाता है, यानी ये दो दफा लेना पड़ेगा हमें। तो CH3 जो है वो CH3 से मिल जाएगा। क्या होगा, CH3 से मिल जाएगा। और जब CH3 से मिल जाएगा तो इसमें दो कार्बन हो गए, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, ईथ। और फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। बाकी चीजें सब सेम होंगी, जैसे ऊपर दो कार्बन डाइऑक्साइड निकले यहाँ भी निकलेंगे, ऊपर दो NaOH निकले यहाँ भी निकलेंगे, ऊपर हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ भी निकलेगी। तो इतना कॉमन मेथड नहीं है, इतना फ्रिक्वेंटली पेपर में नहीं पूछा जाता, बट सिलेबस में है तो हमें इसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप आ जाएं प्रिपरेशन नंबर 6 पे। देखें, प्रिपरेशन नंबर 6 जो है वो है फ्रॉम एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन नंबर 6 कौन सी है, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स पे पूरा चैप्टर है, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये प्रिपरेशन आपकी वहां कवर होगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एल्डिहाइड, चैप्टर नंबर 8 में एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर। अब देखिए पहला जो चैप्टर है ना आपका, वो जो मैं आप जिस पैटर्न पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा अल्केन अल्कीन अल्काइन। तीसरा अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो जब आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो ये प्रिपरेशन वहां पर ज्यादा अच्छे से कवर होगी। प्रिपरेशन नंबर 7, ठीक है, प्रिपरेशन नंबर 7 है गिरगिनार्ड्स रीजन से। अब गिरगिनार्ड्स रीजन का जो टॉपिक है ये भी कई सारे चैप्टर में है, जैसे कि इस चैप्टर में भी है, अल्कोहल के चैप्टर में भी है, और अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी है। बट अल्काइल हैलाइड के अंदर इसकी बहुत डिटेल है, घड़ो डिटेल है, घड़ो। तो हम इसे वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो प्रिपरेशन ऐसी हैं जिनमें से एक प्रिपरेशन को हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और दूसरी प्रिपरेशन जो है यानी प्रिपरेशन नंबर लास्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। तो यहाँ तक आपके पास प्रिपरेशन तक का मटेरियल एंड हो गया। अब हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की आसान है, सिर्फ दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम एक एक करके उन केमिकल प्रॉपर्टीज को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दो प्यारे बच्चों, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास अल्कीन की है,
ऑक्सीडेशन। आप इसे ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं और आप इसे कंबस्शन भी कह सकते हैं। बहरहाल कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी केमिकल को हवा की मौजूदगी में जलाना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। एक ही बात हुई। हवा की मौजूदगी में जलाओगे तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व तो हो रही है, तो कंबस्शन और ऑक्सीडेशन एक ही मतलब रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कंबस्शन का मतलब बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या आप कह लें ऑक्सीजन। तो बात एक ही हुई। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना या फिर ऑक्सीजन को ऐड करना, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं आपको ये जरा नॉर्मल रूटीन में दिखा रहा हूँ रिएक्शन कैसे होता है। नॉर्मल रूटीन का मतलब क्या होता है कि आप एक्सेस ऑक्सीजन पे काम कर रहे हैं। नहीं, आपके पास एक्सेस ऑक्सीजन है। अब सुनिएगा, जैसे मान लें किसी अल्कीन की एग्जांपल मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब आप बड़े हो गए, मैं आपको फॉर्मूला बनाना नहीं बताता, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चीते हो चुके हैं। तो अब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, और ऑक्सीजन जो हम यूज कर रहे हैं मुन्ने, वो कौन सी है? एक्सेस, एक्सेस ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन का मतलब घड़ों ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन? घड़ों ऑक्सीजन। तो अब आपने क्या करना है, आप इस कार्बन को ऑक्सीजन से जब मिलाएंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद पता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? वाटर। सही है। अब आप इसे चाहे तो बैलेंस कर लें, वैसे बैलेंस करना हमारा एमडी कैट का पार्ट है नहीं, फिर भी इखलाकतन मैं इसे बैलेंस कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है कार्बन। हाइड्रोजन देखिएगा जरा, कितने? चार। यहाँ देखिए कितने? दो। ओ हो, दो लगाओ इसके, अभी देखें चार हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? दो। वाटर में ये टू सबके साथ होता है, मुन्ने आपके साथ भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन? चार। दो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है और दो वाटर के अंदर है, टोटल कितने हो गए? चार। तो इसको बैलेंस करने के लिए O2 से पहले टू लगा दें। अब देखें, टू टू जा फोर। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, बट बैलेंस करना मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये एमडी कैट का काम नहीं है। अब अच्छा देखें, अब हम यही काम लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में करेंगे। पहले तो भाई हमने बोला दो ऑक्सीजन, घड़ों ऑक्सीजन में काम किया, अब हम लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके ऑक्सीजन आएगी, थोड़ी थोड़ी करके। ये देखें, CH4 + O2, बट लिमिटेड, बट लिमिटेड। हम्म अब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, अब कम ऑक्सीजन होने की वजह से, क्योंकि आपने ऑक्सीजन तो लिमिटेड यूज की ना। हाँ, तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, अब वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, यानी कि CO। क्या? CO। और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर। इक्वेशन खत्म। बट खलाकतन मैं से बैलेंस करूंगी, खलाकतन। देखिएगा जरा। इस जगह पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कितने? टोटल चार। यहाँ हाइड्रोजन कितने? दो। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ दो लगा दें। ठीक है, अब अगर आप ऑक्सीजन को गिनते हैं इन केस, ऑक्सीजन देखें कितने हैं? दो ये रहे और एक ये रहा, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो। क्या दो और तीन प्राइम नंबर्स नहीं है? हाँ, दो और तीन तो प्राइम नंबर्स हैं, यानी दो भी सिर्फ अपने टेबल में आता है
और 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। जब भी किसी प्राइम नंबर को बैलेंस करते हो तो उनको बैलेंस करना बड़ा आसान होता है। इसका मतलब आप एक दूसरे के नंबर्स को एक्सचेंज कर दें। जैसे अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो लाजमी तौर पर यहाँ पे कौन सा नंबर लगा दें, 3, ताकि ये बैलेंस हो सके। अब जब आप यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखें जरा आप, कितने हो गए ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 6। अच्छा, जबकि अगर आप दूसरी साइड पर ऑक्सीजन देखें तो दूसरी साइड पर अभी ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो हमने जब काउंटिंग की थी तो इस साइड पर 2 ऑक्सीजन थे और इस साइड पर कितने ऑक्सीजन थे, 3। मैंने आपको कहा कि जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं तो आप नंबर्स को एक्सचेंज कर दें, यानी जहाँ 3 है वहां 2 लगा दें, जहाँ 2 है वहां 3 लगा दें। तो जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, 3। तो 3 टू जा कितना हो गया मुन्ने, 6। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अब इस साइड पर आप क्या करेंगे, यहाँ तो आपने 3 लगा दिया, दूसरी साइड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। चलें, अब ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी, दोनों जगह पे 2 लगेगा। कैसे, यहाँ तो डायरेक्ट आप 2 लगा दें। यहाँ पे 2 लगाने का मतलब 2 तो पहले से ही लगा हुआ है, 2 अब आप लगाएंगे। तो 2 टू सा कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ गया, 4। अब अगर आप देखें तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। ऑक्सीजन को मैंने बराबर कर दिया। देखिए, यहाँ पर अगर आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं समझ आ रही तो आप समझ लें कि 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने क्या किया, कुछ नहीं। दूसरी बात, एमडी कैट में तो इक्वेशन बैलेंस करना हमारा काम ही नहीं है। तो आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपने काम की चीजों पे फोकस करना है, मेरे कॉन्सेप्ट। हाँ, चलें आगे। थोड़ा हौसला बढ़ाया अब मैंने आपका। अब देखें जरा, कार्बन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें, सही है। अब हाइड्रोजन को देखें जरा, 2 4 जा 8, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 8 है। यहाँ देखें, 4 2 जा 8। खैर, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इन रिटर्न आपने याद क्या रखना है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन यूज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब ना एक्सेस ना लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। ओ, पहले हम घणों ऑक्सीजन यूज कर रहे थे, फिर हमने ऑक्सीजन कम यूज की, अब पता है हम क्या करेंगे, अब हम बहुत ही कम ऑक्सीजन यूज करेंगे, ना होने के बराबर। ओहो, ना होने के बराबर ऑक्सीजन यूज करेंगे। देखिए अब क्या होगा, वेरी लिमिटेड, CH4 प्लस ऑक्सीजन, वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आप इतनी कम यूज कर रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड, अब नहीं भाई नहीं, अब सिर्फ कार्बन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन से मिलना मुश्किल होता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलना आसान होता है। वो आपने देख ही लिया होगा कि पृथ्वी का कितना ज्यादा फीसद पानी ही पानी है, कितना ज्यादा फीसद हिस्सा पानी ही पानी है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो किसी भी फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन कार्बन से मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नॉर्मल होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन बहुत कम इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ आएगी ही नहीं, सिर्फ कार्बन बनेगा। इखलाकतन इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएं ताकि 2 2 जा 4। कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। ऑक्सीजन ये रे 2, यहाँ भी 2 हैं। इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो समरी क्या है, समरी क्या है, समरी ये है कि ड्यूरिंग द कंबशन किसी भी अल्कीन को अगर आप जलाएं
और अगर आप एक्सेस सप्लाई रखेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर आप लिमिटेड सप्लाई रखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और अगर आप वेरी लिमिटेड रखेंगे, वेरी लिमिटेड, तो बस सिर्फ, फिर सिर्फ कार्बन बनेगा। हाँ अलबत्ता तीनों केसेस के अंदर वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा। तो ये समरी है, एक्सेस सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, लिमिटेड सप्लाई कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी लिमिटेड सप्लाई कार्बन। अब हम जल्दी से जा रहे हैं अपनी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे, डेट इज, सबसे पहले हम हेलोजनेशन का मतलब समझेंगे। मुझे हेलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि एक्स, एक्स को किसी में ऐड कर देना हेलोजनेशन कहलाता है। अब एक्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पेपर में सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव while iodine is लेस रिएक्टिव। अब एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो अगर हम दो बाकी दो की बात करें, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो ये दोनों कैसे हैं, ये नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है। तो जो चीज नॉर्मल होती है उस पर काम करना आसान होता है। तो इसका मतलब क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये लेबोरेटरी में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आप बोलेंगे फ्लोरीन। अच्छा, लेस रिएक्टिव कौन है, आप बोलेंगे आयोडीन। यार यूज किसे ज्यादा करें, फ्लोरीन को या आयोडीन को? नहीं, हम तो क्लोरीन और ब्रोमीन को ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, फिर वो पूछ सकता है आपसे कि भाई ट्रेंड क्या है, तो आप बता दीजिए। क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन है, उससे भी कम ब्रोमीन है, उससे भी कम आयोडीन है। अच्छा, फिर आपसे वो फिजिकल स्टेट भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड और आयोडीन इज अ सॉलिड। एक ये वाली बात भी आप याद रख लें कि एक तो आपने रिएक्टिविटी याद रखनी है, सबसे ज्यादा क्लोरीन रिएक्टिव होता है और सबसे कम आयोडीन रिएक्टिव होता है। ठीक है, बट नॉर्मल कौन हुए, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो फिर वो लेबोरेटरी में इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनके रिएक्शंस भी नॉर्मल है, उनको उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। चलें, अब हम बेसिक मेंबर से काम करना शुरू करते हैं। हमारा बेसिक मेंबर कौन है एल्कीन के अंदर, मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब मैं मीथेन की क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मीथेन के अंदर क्लोरीन को ऐड करें। हम क्या कर रहे हैं, हम मीथेन के अंदर क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। चलें, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब आप क्लोरीन को ऐड कर दें जरा। ऐड करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, +Cl2। अब होता क्या है, देखिए जब भी हैलोजन रिएक्ट करता है ना, तो हैलोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को लेता है और भाग जाता है। अब आप खुद सोचें, अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, HCl। तो यानी क्लोरीन गैस जैसे ही आप डालेंगे तो बदले में इसमें से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। और जब HCl निकलेगा तो ये क्या बचेगा, CH4 की जगह ये बच जाएगा CH3। और आपने दो क्लोरीन से रिएक्शन कराया था, एक क्लोरीन तो हाइड्रोजन से मिलके HCl में चली गई, एक क्लोरीन तो बची ना। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH3Cl। देखिए मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। आप इस रिएक्शन में क्या करेंगे, मुसलसल आप हाइड्रोजन को कम करेंगे और क्लोरीन को बढ़ाएंगे, सिंपल।
खत्म बात। एक हाइड्रोजन कम एक क्लोरीन ज्यादा, एक हाइड्रोजन कम एक हाइड्रोजन कम एक हाइड्रोजन कम एक क्लोरीन ज्यादा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसका दोबारा रिएक्शन चलाएं क्लोरीन गैस से, तो फिर दोबारा क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगी, और फिर दोबारा क्या बन जाएगा, HCl। तो जहां CH3 था, अब CH3 की जगह आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा CH2। और एक क्लोरीन आपके पास पहले से था, एक अब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। देखिए वही हुआ, हाइड्रोजन कम करते रहे क्लोरीन बढ़ाते रहे, हाइड्रोजन कम करते रहे क्लोरीन बढ़ाते रहे। चलें, अब मैं इसका दोबारा किसे रिएक्शन करा रहा हूँ, Cl2 से। अब बताएं क्या होगा कि ये क्लोरीन भी एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगी, ठीक है, तो HCl इसमें से भी बाहर निकलेगा, तो CH2 की जगह क्या बचेगा, CH। क्या बचेगा, CH। और पहले दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया, CH Cl3। चलें भाई, फिर दोबारा क्लोरीन गैस से रिएक्शन। अब क्लोरीन गैस क्या करेगी, ये जो हाइड्रोजन है इसको भी लेके भाग जाएगी, यानी HCl निकल जाएगा। अब जब HCl निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ C। ठीक है, हाइड्रोजन तो बचे ही नहीं, तीन क्लोरीन पहले से था, एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, CCl4। अब आपने इनके नाम रखते हैं, इनके नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। देखें, बोले CH4 का नाम क्या है, मीथेन गैस। क्या नाम है इसका, मीथेन गैस। और हम इसे क्या कहते हैं, मार्श गैस। तो मीथेन इसका आयुपिक नेम है, और मार्श गैस इसका कॉमन नेम है। पहले मैं आयुपिक फिर मैं कॉमन, पहले मैं आयुपिक फिर मैं कॉमन, पहले मैं आयुपिक फिर मैं कॉमन नेम लिखूंगा। फिर उसके बाद है CH3Cl। तो मुन्ने CH3Cl को आप क्या बोलेंगे, CH3Cl को आप बोलेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरीन की वजह से क्लोरो, और एक कार्बन होने की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, CH3 को हम मिथाइल भी कहते हैं, तो उसका कॉमन नेम लिखा जाता है मिथाइल। और Cl के लिए फिर हम लिखते हैं क्लोराइड। अगर लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड तो समझ जाइएगा कि कॉमन नेम है, और अगर लिखा हुआ होगा क्लोरोमीथेन क्लोरोथेन क्लोरोप्रोपेन, तो फिर समझ जाएं कि वो जो है वो प्रॉपरली हर चीज लेके चल रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगला कंपाउंड कौन सा है, CH2Cl2। तो भाई इसका जो कॉमन नेम है, सॉरी आयुर्वेदिक नेम है, वो क्या होगा, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों क्लोरो, क्योंकि भाई इसमें दो क्लोरीन है, इसलिए क्या हुआ, डाइक्लोरो। और कार्बन है एक है चाहे, बट उसका नाम क्या होगा, क्लोरो मीथेन। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम देखें, जिस तरह से CH3 को मिथाइल कहते हैं, इसी तरह से CH2 को हम क्या कहते हैं, मिथाइलीन। क्या कहते हैं, मिथाइलीन। तो आप इसे कहते हैं मिथाइलीन क्लोराइड। क्या कहते हैं, मिथाइलीन क्लोराइड। अच्छा, अब एक आखिरी केमिकल आपके पास बचा है, उसको भी देख लें। आखिरी केमिकल कौन सा है भाई, CHCl3। उसके बाद तो भाई एक एक और है जिसका नाम बहुत आसान है, CHCl3। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, आयुर्वेद तीन क्लोरीन है इसमें, तीन क्लोरीन का मतलब इसका नाम क्या हो गया, ट्राई क्लोरो। क्या हो गया, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है, तो एक कार्बन की वजह से हम इसे क्या नाम देंगे, मीथेन। और इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये है बात। अच्छा, उसके बाद जो अगला नेम है, अगला नेम क्या है, CCl4। बोले CCl4 का जो आयुर्वेदिक नेम है वो क्या होगा, टेट्रा क्लोरो मिथेन। क्या नाम है, टेट्रा क्लोरो मिथेन। इसी तरह से इसका कॉमन नेम भी तो होगा, तो इसका जो कॉमन नेम है वो बहुत आसान है, इसको देख के ही आपको पता लग जाएगा। इसमें एक कार्बन है, कार्बन, इसमें चार क्लोरीन है, तो इसलिए टेट्रा, और Cl को कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो पहले एक एक नाम याद कर लें,
CH4 को कहेंगे मीथेन। CH3Cl को क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। CH2Cl2 को क्या कहेंगे? क्लोरोबरात। CHCl3 को क्या बोलेंगे? मॉइस्ट सॉइल। CH6 से क्या बोलेंगे? बेंजीन। ये छोटा छोटा भाई क्यों आया? ज्यादा हो रही डील हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, अब हम इस प्रोसेस का मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, अब मैकेनिज्म में हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बज़ाहिर देखने में इस रिएक्शन के अंदर जो हमने पढ़ा ना, देखिए जरा इस रिएक्शन के अंदर जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? देखिए, इस रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि जो CH3 है, CH4 है, ये CH4 किससे रिएक्शन करती है? देखें, ये CH4 Cl2 से रिएक्शन करती है, बट दर हकीकत ऐसा नहीं है। अब आप मेरी क्या बात याद रखेंगे? देखिए, नॉर्मली नॉर्मली जो CH4 है, ये Cl2 से मिलती ही नहीं है। ये जो CH4 है, ये Cl नेगेटिव से भी नहीं मिलती। ये जो CH4 है, ये Cl पॉजिटिव से भी नहीं मिलती। तो फिर ये किससे मिलती है? ये जो CH4 है, ये Cl2 से मिलेगी। ठीक है, और Cl2, वो Cl2 जो टूट सके, यानी ऐसे फ्री रेडिकल बन चुका हो, ताकि वो हमारे घर में क्या कर ले? सरवाइव कर ले। अच्छा, अब मैं आपको दो एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अ, वो हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, कभी भी जो कर्व एरो होगा, कौन सा एरो होगा? कर्व एरो। कर्व एरो को हमेशा यूज किया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, ये एक एरो बना रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते यहाँ पे चले गए। तो कर्व एरो किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को शो करता है। अब यहाँ पर दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गया है पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो फिर क्या सिनेरियो होगा कि आप डबल एरो लगाएंगे जैसे आपने लगाया है। और अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर वो किसी के जुड़ा हुआ नहीं है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर आप ये जो यूज करेंगे ना, ये बस हाफ होगा। ठीक है, ऐसे, यानी ये एरो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर एरो कंप्लीट है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और अगर और अगर एक एरो है जो कि आधा है, पूरा नहीं है, तो आप समझ जाएं कि अब जो है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फ्लो कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एक साथ नहीं कर रहे। ठीक है, चलें। अब हमने क्या पढ़ा कि CH4 से ना ही Cl2 रिएक्ट करती है, CH4 से ना ही Cl पॉजिटिव ना ही Cl नेगेटिव, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कौन? Cl। और कौन सा Cl? Cl फ्री रेडिकल। देखिए, अगर हम किसी चीज के ऊपर इस तरह से डॉट डालते हैं ना मुन्ने, तो हम उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का मकसद क्या होता है? फ्री रेडिकल का स्टेटमेंट क्या होता है? फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, फ्री रेडिकल में आपने पहली बात याद रखनी है कि इसमें एक लाजमी तौर पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें लाजमी तौर पे एक क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर देखें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बराबर हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आप उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, और अगर उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है, तो फिर आप इन्हें अलाउ कर दें।
ठीक है, आपने क्या कहे कि भाई एक स्टूडेंट था, एक टीचर था जो कि यहाँ पढ़ाता रहा है, और पढ़ाने के बाद अब यहाँ पे दोबारा उसे जॉब की तरफ लाया जा रहा है। तो आप जरा पूछ लें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा और कब हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। अब देखें, अगर आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेंगे। कभी क्या होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में टूटेगा। अच्छा, कभी क्या होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। अब सुनिए, अगर मैं Cl2 की बात करूं तो दो क्लोरीन है, और आपको इतनी बात पता होगी कि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्योंकि ये सेवेंथ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। ये इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक तरफ एक क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी तरफ दूसरे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन केस अब हम इन्हें ब्रेक कर रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और ब्रेक हम कैसे कर रहे हैं, हीट दे। ठीक है, यानी हम थर्मल ब्रेकडाउन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब आप हीट देके इनको ब्रेक करेंगे तो ये एग्जैक्टली exactly सेंटर से ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि ये साइड से ब्रेक होंगे, कुछ ऐसे। और जब ये साइड से ब्रेक होंगे तो अब अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन का, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास नहीं रह सका। इस वजह से, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव ये शो करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। जबकि अगर आप दूसरा वाला क्लोरीन देखें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इजाफा हो गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए Cl नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब भी आप क्लोरीन को हीट दे के ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है, भाई एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, दोनों सिमिलर तो नहीं है, तो मुन्ने इनका टूटना पता है क्या कहलाएगा, इनका टूटना कहलाएगा हीट्रोलिसिस। क्या कहलाएगा, हीट्रोलिसिस। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी टूटने पर डिफरेंट चीजें बनी है, एक Cl पॉजिटिव है तो दूसरा Cl नेगेटिव है। हीट्रोलिसिस के साथ साथ आप इसे कहते हैं हीट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, या तो हम इसे कहते हैं हीट्रोलिसिस, या फिर इसका नाम क्या होता है, हीट्रोलिटिक फिजन। तो क्या हमें हीट्रोलिटिक फिजन करनी है, क्या हमें हीट्रोलिसिस करनी है? नहीं, हमें हीट्रोलिसिस या फिर हीट्रोलिटिक फिजन नहीं करनी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस ना तो क्लोरीन नेगेटिव से रिएक्ट करती है, ना ही क्लोरीन पॉजिटिव से रिएक्ट करती है। ओ भाई, वो तो फ्री रेडिकल से रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब हमें तो ना क्लोरीन पॉजिटिव चाहिए ना क्लोरीन नेगेटिव चाहिए, बल्कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फ्री रेडिकल चाहिए। अब फ्री रेडिकल कैसे बनता है, देखें, वो ही मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर आपके लिए दोबारा ड्रॉ करूंगा। ये दो क्लोरीन है, यानी Cl2 की बात हो रही है। पहले वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल में। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पहले तो हम इसे हीट देके ब्रेक कर रहे थे, बट अब हम इसे हीट देके ब्रेक नहीं कर रहे, बल्कि हम इसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं, हम इसे यूवी लाइट देके ब्रेक कर रहे हैं। जब भी आप यूवी लाइट देकर इनको ब्रेक करेंगे, यूवी लाइट का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो जब आप इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट देके ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि ये ये क्या होगा, एग्जैक्टली सेंटर से बॉन्ड टूटेगा। अब जब एग्जैक्टली सेंटर से टूटेगा तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 7। इसका मतलब ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ना ही किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया।
तो हम इसे फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट ये तो अनपेयर है ना। अनपेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हम इसे फ्री रेडिकल बोलेंगे। इधर देखें पेयर पेयर पेयर, देखिए ना पेयर 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 अनपेयर, तो क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये मीथेन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। यानी अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है। अच्छा, अब मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं। मैकेनिज्म के 3 स्टेप कौन कौन से हैं? शुरू करो, बात आगे बढ़ाओ, खत्म कर दो। शुरू करो, बात आगे बढ़ाओ, खत्म कर दो। शुरुआत करने को क्या कहते हैं? शुरुआत करने को कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं? इनिशिएशन। बात आगे बढ़ाने को, बात आगे बढ़ाने को कहते हैं प्रोपागेशन। क्या कहते हैं? प्रोपागेशन। और बात खत्म करने को क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। क्या? टर्मिनेशन। तो रिएक्शन को शुरू करना इनिशिएशन, रिएक्शन को आगे बढ़ाना प्रोपगेशन, रिएक्शन को खत्म करना टर्मिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन शुरू कब होगा? याद रखिएगा, जब फ्री रेडिकल बनेगा। और हमें पता है कि फ्री रेडिकल कब बनता है? जब हम क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को यूवी लाइट देते हैं। तो जैसे ही हम इसे यूवी लाइट देते हैं तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाते हैं। दैट इज इनिशिएशन। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको ये चाहिए, क्या? यूवी लाइट। तो रिएक्शन क्या करेगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को यूवी लाइट देगा, और यूवी लाइट को देने के बाद वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाए प्रोपगेशन। अब देखें प्रोपगेशन में आपने क्या याद रखना है। प्रोपगेशन में क्या होगा कि आपने एक नॉर्मल केमिकल लेना है और एक फ्री रेडिकल लेना है। क्या? एक नॉर्मल, एक फ्री रेडिकल, एक नॉर्मल, एक फ्री रेडिकल। रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो नॉर्मल था वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फ्री रेडिकल था वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल में। क्या करना है आपने? एक नॉर्मल, एक फ्री रेडिकल, एक नॉर्मल, एक फ्री रेडिकल। अब ये मान लेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो अब दूसरा केमिकल जो आप लेंगे वो नॉर्मल होगा, तभी प्रोपगेशन होगा, यानी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, वरना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। आपने यही पढ़ा ना कि Cl और CH4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब CH4 जब Cl से रिएक्ट करेगा, तो हमें पता है कि क्लोरीन जब सी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? HCl। और साथ में CH4 की जगह क्या बचा? CH3। अब जो CH3 है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो मैंने आपको यही बताया मुन्ने, कि जो फ्री रेडिकल है, ये है ना फ्री रेडिकल, ये देखें क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन आगे जाके क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल था, तो CH वाला जो केमिकल है जो नॉर्मल था वो नॉर्मल से क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। प्रोपगेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल लेते हैं, एक फ्री रेडिकल लेते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं, एक फ्री। जो नॉर्मल होता है वो रिएक्शन के बाद फ्री रेडिकल बन जाता है, और जो फ्री रेडिकल होता है वो रिएक्शन के बाद नॉर्मल हो जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है इसको लेते हैं, जरा देखें क्या कौन सा फ्री रेडिकल बना? CH3 फ्री रेडिकल बना। अब नॉर्मल ले लें Cl2, यानी पहले एक को नॉर्मल किया, यानी पहले CH4 को नॉर्मल किया तो क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना दिया। अब CH3 को फ्री रेडिकल के तौर पे ले रहे हैं तो क्लोरीन को नॉर्मल कर दें। अब क्या होगा, ये जो CH3 है जब Cl2 से मिलेगी, यानी Cl से मिलेगा, तो क्या बनेगा? CH, क्या बनेगा? CH3Cl। क्या बनेगा? CH3Cl। और साथ में क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब देखें, ये नॉर्मल था CH3, ये CH3 यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल था। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ्री रेडिकल है, तो ये आगे जाके क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्लोरीन क्या थी? नॉर्मल। लेकिन अब क्या बन चुकी है? फ्री रेडिकल। तो मुन्ने, जब आप यूवी लाइट देंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल वाला यूवी फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा,
प्रोपागेशन में क्या करना है हमें, एक नॉर्मल एक फ्री रेडिकल, एक नॉर्मल एक फ्री रेडिकल, एक नॉर्मल एक फ्री रेडिकल। अब क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फ्री रेडिकल है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड करना, क्या करना, एंड करना। अब बताएं शुरुआत कैसे की थी, फ्री रेडिकल को बना के, तो रिएक्शन कैसे खत्म होगा, फ्री रेडिकल को खत्म करके। फ्री रेडिकल बनता कैसे, अल्ट्रा वायलेट लाइट देने के बाद। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट देने के बाद। तो फ्री रेडिकल खत्म कैसे होगा, फ्री रेडिकल खत्म होगा दो फ्री रेडिकल को जोड़ने से। तो जब भी आप अल्ट्रा वायलेट लाइट देंगे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जब आप दो फ्री रेडिकल को आपस में मिला देंगे तो फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास कितनी तरह के फ्री रेडिकल हैं देखें। एक फ्री रेडिकल तो हमारे पास ये रहा, CH3 फ्री रेडिकल। और एक फ्री रेडिकल हमारे पास ये, हमारे पास कितनी तरह के फ्री रेडिकल हैं, दो फ्री रेडिकल हैं। एक हमारे पास कौन है, Cl फ्री रेडिकल। और दूसरा हमारे पास कौन फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल। अब इनको खत्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, Cl फ्री रेडिकल को Cl फ्री रेडिकल से मिला दें तो क्या बन जाएगा, Cl2। रिएक्शन यहीं स्टॉप हो गया। दूसरा तरीका, CH3 फ्री रेडिकल को CH3 फ्री रेडिकल से मिला दें, क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यही खत्म हो जाएगा रिएक्शन। या फिर तीसरा तरीका क्या है, CH3 फ्री रेडिकल को क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिला दें, क्या बन जाएगा, CH3Cl, खत्म हो जाएगा रिएक्शन। तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट अगर मैं इसे समराइज करूंगा आपके लिए तो देखें, जब आप यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनिशिएशन यानी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल का रिएक्शन कराएंगे फ्री रेडिकल से, तो क्या होगा, जो नॉर्मल था वो बन जाएगा फ्री रेडिकल, और जो फ्री रेडिकल था वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल। सही है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं प्रोपागेशन। क्या कहते हैं, प्रोपागेशन। लास्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, आप दो फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ देंगे। जब आप दो फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ देंगे तो वहीं पर केमिकल रिएक्शन जो है वो एंड हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे टर्मिनेशन। अच्छा, इस पॉइंट पर आके हमारा जो अल्केन्स का टॉपिक है, मुनी अल्केन्स का टॉपिक एंड हो गया। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अल्कीन्स। फिर उससे अगले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, अल्काइन। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।